हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एज़ आप लोगों का एसएसटी का एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री फॉर सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2023 एंड 24 एंड आई गारंटी यू कि आपका मैक्सिमम पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा क्योंकि यही क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप प्लीज़ टाइम निकाल के ये वीडियो देखें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, लर्न करें क्योंकि ये क्वेश्चंस डेफिनेटली किसी ना किसी सेट में ज़रूर आएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। सो योर चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको एसएसटी में क्वेश्चन इस तरीके से आंसर करना है कि अगर आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसमें एट लीस्ट 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 लिखोगे काम चल जाएगा बट गलत रहने का डर होता है, तो आपको एटलीस्ट उनमें 4 पॉइंट्स ज़रूर लिख के आने हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ द मेन हेडिंग्स ऑफ द पॉइंट। बिना हेडिंग के आपको एसएसटी में आंसर नहीं करना है क्योंकि एसएसटी का जो टीचर होता है वो सिर्फ हेडिंग अगर आपने सही लिखी है तो हेडिंग के बेसिस पे ही आपको फुल मार्क्स दे देता है, डिस्पाइट आपने आंसर के अंदर कुछ भी ही क्यों ना लिखा हो, क्योंकि उन लोगों के पास इतने ज़्यादा पेपर होते हैं चेक करने के लिए। इसीलिए मैक्सिमम केसेस में आप अच्छी हैंडराइटिंग करिए, आप हेडिंग लिखिए और आप अपनी हेडिंग को अंडरलाइन ज़रूर करिए अगर आपको आपके क्वेश्चन में फुल मार्क्स चाहिए। तो आई एम गिविंग यू द पॉइंट्स जो आपको इन क्वेश्चंस में लिखने हैं और डेफिनेटली फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर 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 आएंगे, इसीलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से इन पॉइंट्स के साथ लर्न कर लेना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वट इज़ कंजर्वेटिज्म एंड वट वर देयर बेसिक बिलीव्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। कंजर्वेटिज्म क्या था और उनके क्या बेसिक बिलीव्स थे, इनमें आपके पॉइंट्स। सबसे पहले आप इसमें कंजर्वेटिज्म के बारे में लिखेंगे और उसके बाद आप इनमें पॉइंट्स लिखेंगे सच एज मॉडर्निज्म, ऑटोक्रेटिक रूल्स, अगेंस्ट फ्रीडम एंड लिबर्टी। ठीक है, मॉडर्निज्म के बारे में लिखेंगे उनकी क्या थॉट्स थी, ऑटोक्रेटिक रूल्स के बारे में लिखेंगे उनकी क्या थॉट्स थी, एंड वो अगेंस्ट थे फ्रीडम एंड लिबर्टी के। ये आप हेडिंग डालेंगे और इसमें आप अपनी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है तो मैं इनको बहुत जल्दी से कवर कर रही हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ वट आर द चेंजेस इन फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो चेंजेस आए थे दे इंक्लूड पावर्स टू द सिटीजन्स को पावर दी गई थी। 3 कलर्ड फ्लैग, फ्रांस का झंडा जो है वो डिज़ाइन किया गया था। फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया फ्रांस की। द नेशनल एंथम, उनका नेशनल एंथम कंपोज किया गया था। आपको पता होना चाहिए नेशनल एंथम किसने लिखा था और कब कंपोज किया गया था। एंड टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया गया था। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो ये 5 पॉइंट्स आपको ज़रूर लिख के आने हैं आपके आंसर में एंड यू विल डेफिनेटली गेट 5 आउट ऑफ 5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3rd, What were the changes that came in France with the civil code of 1804? 1804 के civil code में क्या changes आए थे फ्रांस में? That is equality before law दी गई थी, there was right to property given and that was one currency, उनकी जो है वो एक main currency बनाई गई थी। You have to write about the currency and then guild restrictions जो थी वो हटा दी गई थी, they were removed. तो these 4 points you have to write in this question about the civil code of 1804 and it is an important question. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वर द डिमांड्स ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स की क्या डिमांड थी? जो लिबरल्स की डिमांड थी दैट वर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, दे वॉन्ट अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड देर वॉज नो सपोर्ट टू वुमेन एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाना चाहते थे। तो ये 4 पॉइंट्स के बारे में आप लिख के आओगे इफ़ आस्क्ड अबाउट द डिमांड्स ऑफ लिबरल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन बकानी रेवोल्यूशन। तो बकान्स का रेवोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करना है। बकान्स के रेवोल्यूशन में आपको सबसे पहले उनके बकान के रीजन के बारे में लिखना है, फिर जो एक्सप्लोजिव रीजन था उसके बारे में लिखना है, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखना है एंड जो सीरीज़ ऑफ वॉर हुई थी उसको आपको एक्सप्लेन करना है इन बकानी रेवोल्यूशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वर द डिमांड्स ऑफ द वीना कांग्रेस। वीनिया कांग्रेस की क्या डिमांड्स थी जो लगाई गई थी वहाँ पे? सबसे पहले वो बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड, बॉर्बन जो डायनेस्टी थी उसको रिस्टोर करना चाहती थी। देयर वाज नो एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस एंड सेंसरशिप। तो ये उनकी जो है वो डिमांड थी
बीनिया कांग्रेस की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन 1830s हार्डशिप। 1830 में क्या हार्डशिप चल रही थी फ्रांस में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले दैट वाज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ी। मास माइग्रेशन, बहुत ज़्यादा माइग्रेशंस हुई। माइग्रेशन में कुछ लोगों का आना भी होता है और जाना भी होता है। माइग्रेशन इंक्लूड्स बोथ इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था 1830s का, एंड देयर वाज हाइक इन द फूड प्राइजेस। फूड प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि खाना था नहीं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। इन पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है इन द 1830s हार्डशिप। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन 4 रीजन्स ऑफ नेशनलिस्टिक अपसर्ज। नेशनलिस्टिक अपसर्ज क्यों रही, उसके रीजन आपको एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर वाज अपसर्ज। मिडिल क्लास लोगों की डिमांड्स। देयर वाज अबाउट लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में लिखना है इन द 4 रीजन्स ऑफ नेशनलिस्टिक अपसर्ज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली अ फ्रेगमेंटेड स्टेट, इसके बारे में आपको लिखना है। रोल ऑफ गियुसेप्पे मज़ीनी, गियुसेप्पे मज़ीनी के बारे में आपको लिखना है, उसका क्या रोल था। रोल ऑफ कैवोर, कैवोर का रोल लिखना है। एंड रोल ऑफ गरीबल्दी, गरीबल्दी का रोल लिखना है। एंड आपको लिखना है अबाउट विक्टर इमैनुअल। इन सभी लोगों के बारे में लिखना है क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड आई मस्ट टेल यू, आप इस क्वेश्चन के ऊपर इम्पॉर्टेंट लिख लो क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में लिखना है। एंड द यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया, प्रशिया के अंडर जो लीडरशिप हुई थी उसके अंदर क्या क्या हुआ, आपको उसके बारे में लिखना है। एंड ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते इफ़ यू वॉन्ट टू गेट वेरी गुड मार्क्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Rise of nationalism in India, that is our chapter number 2, Rise of nationalism in India. सबसे पहले आपको इनमें कुछ डेट्स याद रखनी है जो आपको MCQs में पूछी जा सकती हैं। डेफिनेटली ये किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछी जाएंगी। दैट वाज चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917। इंडिगो कल्टिवेशन 1917। देन अहमदाबाद के अंदर जो कॉटन मिल वाला हुआ था वो 1918 में हुआ था। एंड पूर्ण स्वराज जो लाहौर में हुआ था दैट वाज अ 1929 का इंसिडेंट। तो ये ईयर्स आपको ज़रूर याद रखने हैं, ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स। देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इन इंडिया। वर्ल्ड वॉर 1 का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 में जो टैक्सेस थे वो इंक्रीज़ हुए, जो प्राइजेस ऑफ गुड्स थी वो इंक्रीज़ हुई। फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी, क्योंकि वॉर्स चल रहे थे तो लोगों को फोर्स किया गया था आर्मी ज्वाइन करने के लिए। क्रॉप फेलियर, बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर हो रहा था जिसके कारण खाने की कमी हो रही थी। एंड देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो इम्पैक्ट था इंडिया में उसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या क्या इफेक्ट्स है। देयर वाज फॉल ऑन इंपोर्ट्स, इंडिया में जो इंपोर्ट्स हो रहे थे वो कम हो गए। बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स, इंडियन लोगों ने ठान लिया था कि हम किसी भी फॉरेन चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। एंड देयर वाज बूस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने बोला था कि हम हमारे देश का ही खाएंगे, देश का ही चीज़ें यूज़ करेंगे। दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट वो ला रहे थे एंड गांधी जी लाना चाहते थे इंडियंस के अंदर। तो इन पॉइंट्स के बारे में आप लिखोगे फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वाई देयर वॉज अ स्लो डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्यों स्लो डाउन हुआ था, क्योंकि खादी जो थी उन्होंने बोला था हम खादी यूज़ करेंगे, दैट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। नो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट, हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं थे। देयर वर नो इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जो इंडियन लोगों को सिखा पाएँ। एंड लोकल मूवमेंट्स विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, लोगों का उस टाइम पे जो उनके विचार थे वो बहुत अलग अलग थे। गांधी जी बोलते थे कि हम वायलेंस का यूज़ नहीं करेंगे, बट लोग बहुत ज़्यादा वायलेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने ही अलग अलग शहरों में दंगे कर रहे थे। तो इसीलिए लोकल मूवमेंट्स की अपनी अपनी सोच थी और वो उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस थी। तो वो आपको इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में लिखनी है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स थे फॉर द स्लो डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द जलियांवाला बाग मैस्कर। जलियांवाला बाग कांड क्यों हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जलियांवाला बाग के तीन रीजंस थे। द रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था, एंड द रॉलेट सत्याग्रह जो चल रहा था, एंड द मार्शल लॉ जो लगाया गया था कि वहाँ से कोई जा नहीं सकता, वो मार्शल लॉ था, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके पीछे कौन सा आदमी था, ठीक है। जलियांवाला बाग के पीछे विच वॉज द ब्रिटिशर दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैस्कैर, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई वॉन्ट टू नो, आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ब्रिटिशर दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैस्कैर, जिसके अंडर जो एक्शन है वो लिया गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन बाय गांधी जी। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विदड्रॉ किया? दैट वॉज ड्यू टू द चोरी चोरा इंसिडेंट, उसके बारे में आप लिखोगे। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग टू द पीपल, लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं थी, इंडियन लोगों को पता नहीं था किस तरीके से उनको काम करना है। देन द कांग्रेस लीडर वांटेड टू इलेक्ट इन इलेक्शंस, गांधी जी बोल रहे थे कि हम नहीं इलेक्ट करेंगे, बट जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे वो इलेक्शन इलेक्ट करना चाहते थे। एंड द पीपल्स ऑन इंटरप्रिटेशन लीडिंग टू प्रोटेस्ट, ठीक है। सेम फिर से वही एग्जाम्पल आ गया कि लोगों की अपनी अपनी सोच थी उस रेवोल्यूशन, उस कॉपरेशन मूवमेंट को लेने की, वो गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। इसमें आप अलौरी के प्रिंसिपल, अलौरी का जो इंसिडेंट था उसके बारे में आप लिख सकते हो, अलौरी सीताराम राजू के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बिजनेस क्लास ने क्यों नॉन कॉपरेशन में मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? फर्स्टली ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन इन 1929 में बहुत ग्रेट डिप्रेशन सह रहे थे वो लोग। कलोनियल रिस्ट्रिक्शंस थी उन लोगों पे। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज, इसके लिए जो बिजनेस क्लास था, इन 4 रीजन्स के कारण उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what led to खिलाफत and non-cooperation movement and World War One? After World War One, what led to the खिलाफत and the non-cooperation movement after World War One? गांधी जी इज रिटर्न एंड द सत्याग्रह, गांधी जी कहाँ से लौटे थे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गांधी जी इज रिटर्न एंड सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के कारण हुआ, जलियांवाला बाग मैस्कैर के कारण हुआ, एंड यूनाइटेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन लोगों के अंदर एक यूनाइटेड स्ट्रगल थी कि उनको अपना देश आज़ाद कराना है। तो ये 4 पॉइंट्स लिखे जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था? द फेलियर ऑफ साइमन कमीशन के कारण, फेलियर ऑफ साइमन कमीशन के कारण, पूर्ण स्वराज के कारण, रिजेक्शन ऑफ गांधी जीज 11 डिमांड, गांधी जी ने जो ब्रिटिशर्स के आगे अपनी 11 डिमांड्स रखी थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी, एंड इकोनॉमिक कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कल्चर क्रिएटेड अ सेंस ऑफ यूनाइटनेस इन इंडियंस। कल्चर ने किस तरीके से इंडियन में एक यूनाइटनेस की लहर दौड़ाई? ड्यू टू यूनाइटेड स्ट्रगल, सारे देश को आज़ाद कराने के लिए एकजुट होना चाहते थे। द कल्चरल प्रोसेसेस जो थे वो यूनाइटिज्म के लिए थे। द भारत माता, भारत माता का उस टाइम बहुत ज़्यादा भारत माता के नारे लगाए जाते थे। एंड द इंडियन फोक लोर, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में लिखना है। ये आपके सिर्फ हेडिंग्स हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में खुद लिखना है टू गेट द फुल मार्क्स। एंड आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स जो आप अगर आप इन क्वेश्चंस में लिखोगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वर द लिमिटेशंस ऑफ CDM। CDM की क्या लिमिटेशंस थी? ड्यू टू लिमिटेशंस वर द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, wedge between Hindu and Muslims, separate electorate and the formation of Muslim League। तो ये 4 रीजन्स थे, that were the limitations of CDM। CDM किसके लिए, what is the full form of CDM? ये चीज़ ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना है कि what is the full form of CDM। Moving on to the next question। Okay, so here we have the chapter number 3rd coming upon। वट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है?
सबसे पहले कल्चरल लिंक, ये काट देना आप यहाँ से, सिल्क एक्सपोर्ट, द ट्रेडिंग ईजियर एंड द स्प्रेडिंग ऑफ रिलीजन। तो ये इंपॉर्टेंस होती है सिल्क रूट्स की। द कल्चरल लिंक बनाता है ये, सिल्क एक्सपोर्ट जो करी जाती थी उसके बारे में आपको लिखना है, ट्रेडिंग ईजियर होती है इसकी, एंड द स्प्रेडिंग ऑफ रिलीजन, इससे रिलीजन किस तरीके से फैलता है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो दैट इज़ द वन क्वेश्चन, एंड यही क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here we have chapter 4, print culture. Question number 1, what are the features of manuscripts? Manuscripts के क्या features होते हैं? That is palm leaves, wooden covers होते हैं, vernacular languages होती हैं, and it is fragile. ये 4 points आपको लिखने हैं. Next question. Explain some features of new visual culture. न्यू विजुअल कल्चर के आपको कुछ फीचर्स बताने हैं. तो दैट इंक्लूड द पेंटिंग प्रेस एंड द कल्चर, द इमेजेस ऑफ मास सर्कुलेशन, द कार्टून्स, द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड द विजुअल कल्चर. इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन? प्रिंट रेवोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट्स थे? दैट वॉज प्रिंट से देर वॉज स्प्रेडिंग ऑफ न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ फैलते हैं, आपको पता है, कम्युनिकेशन से. द साइंटिफिक डिस्कवरीज जो थी उसके बारे में पता चला. राइटिंग ऑफ द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स की राइटिंग्स के बारे में लिखना है, कौन से स्कॉलर ने क्या राइटिंग की इसके बारे में आपको लिखना है. अगर आपको ये क्वेश्चन, अगर आपको राइटिंग ऑफ स्कॉलर्स के बारे में पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है. देन न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, एंड द लिटरेसी रेट जो था वो क्या हुआ था, इंक्रीज या डिक्रीज, इसके बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन चाइना. चाइना में प्रिंट की क्या हिस्ट्री थी? देयर वॉज हैंड प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, द मेजर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर था चाइना, एंड द प्रिंट इन द 17th एंड 18th सेंचुरी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ प्रिंटिंग बिकेम पॉपुलर इन यूरोप. यूरोप में प्रिंटिंग कैसे पॉपुलर हुई? सो ड्यू टू द पेपर फ्रॉम चाइना, यू हैव टू राइट अबाउट द रोल ऑफ एक्सप्लोरर्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में लिखना है, एंड द ग्यूटेनबर्ग के बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिंट इन रिलीजन. रिलीजन में प्रिंट का क्या रोल रहता है? दैट वॉज डिबेट ओवर द इशूज, ब्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रूमर्स, दैट वॉज एक्चुअली दैट इज स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रूमर्स, रिफॉर्म्स इन मुस्लिम्स, रिफॉर्म्स इन हिंदूज, एंड द रिलीजियस टेक्स्ट. इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स क्रिएटिंग रीडिंग मानिया इन यूरोप. तो इसमें आपको लिखना है अबाउट द जॉन प्रेस, द इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट, द न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर, एंड द रोल ऑफ बुक सेलर्स. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ प्रोसेस शेप इंडियन सोसाइटी. इसमें आपको लिखना है अबाउट द वेराइटी ऑफ ओपिनियंस जो इस टॉपिक पे थे, अबाउट द शेपिंग टू ओपिनियंस, किस तरीके से ओपिनियंस को एक शेप दी गई, उसको एक फाइनल टच दिया गया. न्यू सोशल रिफॉर्म्स के बारे में लिखना है, एंड आपको न्यूज़पेपर्स के बारे में लिखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 7th एंड आई थिंक इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन इंडियन वुमेन. एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Write an important on this question because it is an important question. The impact of print on Indian women. It improved, क्या क्या चीज़ें उन्होंने improve की? It improved the women's education. women की education improve हुई, ठीक है. women writers, बहुत सारे women writers आए. आपको इस चैप्टर में जिन भी women writers के बारे में पता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है for your friends, ताकि वो भी इस चीज़ को जान सकें. हिंदू राइटिंग एंड वुमेन, न्यू जर्नल्स जो आई थी उनके बारे में लिखना है, एंड टीचिंग्स फॉर वुमेन को किस तरीके से प्रमोट किया गया उन चीज़ों के बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है. एंड आई विल टेल यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर ऑल 4 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, एंड आई गारंटी यू दैट इनमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा. प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा. मैंने आपको सारी हेडिंग्स बता दी हैं जो आपको इन क्वेश्चंस में लिखनी है. आप फर्दर एक्सप्लेनेशन अपने ओर से लिख सकते हैं. अगर आपको इसमें भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.
And finally, the important questions of geography, civics and economics will also be shared on the same channel. इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं लाने वाली हूँ वो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपके लिए एक वरदान के रूप में वो क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वो रिपीटेटिवली कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी देखने को मिले हैं, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है जिन क्वेश्चंस का। एंड डेफिनेटली हर स्कूल का टीचर जो होता है वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर कराता है, किसी ना किसी टेस्ट में, हाफ ईयरली में, किसी ना किसी टेस्ट में ज़रूर वो आपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। And finally, please like, share and subscribe the channel, and thank you so much.